भारत और इसके पड़ोसी देशों के तुलनात्मक विकास अनुभव। इस अध्याय का अध्ययन करने के बाद आप भारत और उसके पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान के आर्थिक एवं मानव विकास के सूचकों की तुलनात्मक प्रवृत्तियों को समझ सकेंगे। विकास की वर्तमान अवस्था तक पहुंचने हेतु इन देशों द्वारा अपनाई गई उन नीतियों का मूल्यांकन कर सकेंगे जिन्हें इन देशों ने विकास की वर्तमान स्थिति तक पहुंचने के लिए अपनाया है। भूगोल ने हमें पड़ोसी, इतिहास ने मित्र, अर्थशास्त्र शास्त्र ने भागीदारी और आवश्यकता ने सहयोगी बना दिया है। जिन्हें भगवान ने ही इस प्रकार जोड़ा है, उन्हें इंसान कैसे अलग कर पाएगा। जॉन एफ कैडे कैनेडी कैनेडी परिचय। पिछले इकाइयों में हमने भारत के अनेक विकास अनुभव का विस्तार से अध्ययन किया है। हमने यह भी अध्ययन किया था कि भारत ने किस प्रकार की नीतियां अपनाई और उनके विभिन्न क्षेत्रों पर किस प्रकार के प्रभाव पड़े। पिछले लगभग 2 दशकों से वैश्वीकरण ने विश्व के प्राय सभी देशों में नवीन आर्थिक परिवर्तन हुए हैं। इन परिवर्तनों के कुछ अल्पकालिक भी, कुछ दीर्घकालिक प्रभाव भी हैं। भारत भी इनसे अछूता नहीं रहा है। विश्व के सभी राष्ट्र अपनी अर्थव्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए अनेक उपाय अपनाते रहे हैं। इसी उद्देश्य से वे अनेक प्रकार के क्षेत्रीय और वैश्विक समूहों का निर्माण करते रहे हैं, जैसे कि सार्क, यूरोपियन संघ, ब्रिक्स, आसियान, G8, G20, ब्रिक्स आदि। इसके अतिरिक्त विभिन्न राष्ट्र इस बात के लिए उत्सुक रहे हैं कि वे अपने पड़ोसी राष्ट्रों द्वारा अपनाई गई विकासात्मक प्रक्रियाओं को समझने की कोशिश करें। इससे उन्हें अपने पड़ोसी देशों की शक्तियों एवं कमजोरियों को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी। वैश्वीकरण की प्रक्रिया के दौरान इसे विशेष रूप से वैश्विक विकासशील देशों के लिए आवश्यक समझा गया है, क्योंकि वे अपेक्षाकृत सीमित स्थान में न केवल विकसित देशों द्वारा प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहे थे, बल्कि आपसी स्पर्धा का भी। इसके अतिरिक्त अपने पड़ोसी देशों की अन्य आर्थिक व्यवस्थाओं की जानकारी भी आवश्यक थी, क्योंकि इस क्षेत्र की सभी मुख्य सामान्य आर्थिक गतिविधियां एक सहभागी वातावरण में मानव विकास से संबंधित थी। इस अध्याय में हम भारत और उसके दो बड़े पड़ोसी राष्ट्र पाकिस्तान और चीन द्वारा अपनाई गई विकासात्मक नीतियों का तुलना करेंगे। परंतु यह याद रखना होगा कि भौतिक साधन संपन्नता, सभी समानताओं के बावजूद विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र और 50 से भी अधिक वर्षों से धर्मनिरपेक्षता और अति उदार संविधान के प्रति प्रतिबद्ध रहे भारत की राजनीतिक शक्ति व्यवस्था और पाकिस्तान की सत्तावादी एवं सैन्यवादी राजनीतिक शक्ति संरचना या चीन की निर्देशित अर्थव्यवस्था के बीच कोई समानता नहीं है। चीन न तो हाल ही में उदारवादी व्यवस्था की दिशा में अग्रसर होना प्रारंभ किया है। विकास पथ एक चित्रांकन। क्या आप यह जानते हैं कि भारत, पाकिस्तान और चीन की विकासात्मक नीतियों में अनेक समानताएं हैं। तीनों राष्ट्रों ने विकास पथ पर एक ही समय चलना प्रारंभ किया है। भारत और पाकिस्तान 1947 में स्वतंत्र हुए, जबकि चीन गणराज्य की स्थापना 1949 में हुई। उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने भाषण में कहा था, यद्यपि भारत और चीन के बीच विचारधारा में बहुत भेद है, लेकिन नए और क्रांतिकारी परिवर्तन एशिया की नवीन भावना और नई शक्ति की प्रतीक है, जो एशिया के देशों में साकार रूप ग्रहण कर रहे हैं। तीनों देशों ने एक ही प्रकार से अपनी विकास नीतियां तैयार करना शुरू किया था। भारत ने 1951 से 56 में प्रथम पंचवर्षीय योजना की घोषणा की और पाकिस्तान ने 1956 में अपनी प्रथम पंचवर्षीय योजना की घोषणा की थी, जिसे मध्यकालिक विकास योजना भी कहा जाता था। चीन ने 1953 में अपनी प्रथम पंचवर्षीय योजना की घोषणा की। वर्ष 2013 में पाकिस्तान ने 11वीं पंचवर्षीय योजना विकास योजना 2013 से 18 पर कार्य शुरू किया है, जबकि चीन की 13वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 2016 से 20 है। भारत की वर्तमान योजना 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 पर आधारित है। मार्च 2017 तक भारत में पंचवर्षीय योजना पर आधारित विकास नीति अपनाई जाती थी। भारत और पाकिस्तान ने समान नीतियां अपनाई, जैसे बृहत सार्वजनिक क्षेत्र का सृजन और सामाजिक विकास पर सार्वजनिक व्यय
1980 के दशक तक तीनों देशों की समृद्धि दर और प्रति व्यक्ति आय समान थी एक दूसरे की तुलना में। आज उनकी स्थिति क्या है, इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले आइए हम चीन और पाकिस्तान की विकास नीतियों के ऐतिहासिक पथ की जानकारी लें। पिछले 3 इकाइयों का अध्ययन करने के बाद हम अब यह जानते हैं कि भारत स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से कौन सी नीतियां अपनाता रहा है। चीन एक दलीय शासन के अंतर्गत चीन एक दलीय शासन के अंतर्गत चीन की गणराज्य की स्थापना के बाद अर्थव्यवस्था सभी महत्वपूर्ण क्षेत्र को उद्यमों तथा भूमि जिनका स्वामित्व और संचालन व्यक्तियों द्वारा किया जाता था को सरकारी नियंत्रणों में लाया गया। 1998 में ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य बड़े पैमाने पर देश की औद्योगिकीकरण करना था। लोगों को अपने घर के पिछवाड़े में उद्योग लगवाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में कम्यून प्रारंभ किए गए। कम्यून पद्धति के अंतर्गत लोग सामूहिक रूप से खेती करते थे। 1998 में 26,000 कम्यून थे, जिनमें प्रायः समस्त कृषक शामिल थे। GLF अभियान में अनेक समस्याएं आई। भयंकर सूखे ने चीन में तबाही मचा दी, जिसमें लगभग 30 मिलियन लोग मारे गए। जब रूस और चीन के बीच संघर्ष हुआ, तब रूस ने अपने विशेषज्ञों को वापस बुला लिया, जिन्हें औद्योगिकीकरण प्रक्रिया के दौरान सहायता करने के लिए चीन भेजा गया था। 1965 में माओ ने महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति का आरंभ किया। 1966 से 76 छात्रों और विशेषज्ञों को ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने और अध्ययन करने के लिए भेजा गया। संप्रति चीन में जो तेज औद्योगिक समृद्धि हो रही है, उसकी जड़ें 1978 में लागू किए गए सुधारों में खोजी जा सकती हैं। चीन में सुधार चरणों में शुरू किया गया। प्रारंभिक चरण में कृषि, विदेशी व्यापार तथा निवेश क्षेत्रों में सुधार किए गए। उदाहरण के लिए कृषि क्षेत्रों में कम्यून भूमि को छोटे छोटे भूखंडों में बांटा दिया गया, जिन्हें अलग अलग परिवारों को आवंटित किया गया। प्रयोग के लिए 9 की स्वामित्व के लिए वे प्रकल्पित कर देने के बाद भूमि से होने वाली समस्त आय को अपने पास रख सकते थे। बाद में चरण में औद्योगिक क्षेत्र में सुधार आरंभ किए गए। सामान्य नागरिक तथा ग्रामीण उद्यमों की निजी क्षेत्रों की उन फार्मों को वस्तु उत्पादित करने की अनुमति थी जो स्थानीय लोगों के स्वामित्व और संचालन के लिए अधीन थे। इस अवस्था में उद्यमों को जिन पर सरकार का स्वामित्व था, जिन्हें राज्य के उद्यम SOE के नाम से जाना जाता है और जिन्हें हम भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम कहते हैं, उनको प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। सुधार प्रक्रिया में दोहरी कीमत निर्धारण पद्धति लागू थी। इसका अर्थ यह है कि कीमत का निर्धारण 2 प्रकार से किया जाता था। किसानों और औद्योगिक इकाइयों से यह अपेक्षा की जाती थी कि वे सरकार द्वारा निर्धारित की गई कीमतों के आधार पर आगत एवं निर्गत की निर्धारित मात्राएं खरीदेंगे और बेचेंगे, और शेष वस्तुओं बाजार कीमतों पर खरीदी और बेची जाती थीं। गत वर्षों के दौरान उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ बाजार में बेची और खरीदी गई वस्तुओं या आगतों के अनुपात में भी वृद्धि हुई। विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित किए गए। पाकिस्तान द्वारा अपनाई गई विभिन्न आर्थिक नीतियों पर विचार करते हुए आप यह देखेंगे। चित्रण 10.1 बाघा बॉर्डर केवल पर्यटक स्थल ही नहीं बल्कि भारत तथा पाकिस्तान के लोक चित्र में दिखाए गए ये बाघा बॉर्डर का दृश्य कि भारत और पाकिस्तान के बीच अनेक समानताएं हैं। पाकिस्तान में सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों के सह-अस्तित्व वाली मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल का अनुसरण किया जाता है। 1950 और 60 के दशक के अंत में पाकिस्तान के अनेक प्रकार की नियंत्रित नीतियों का प्रारूप लागू किया गया। उद्योगों पर आधारित आयात प्रतिस्थापन। उक्त नीतियों में उपभोक्ता वस्तुओं के विनिर्माण के लिए प्रशुल्क संरक्षण करना तथा प्रतिस्पर्धी आयातों पर प्रत्यक्ष आयात नियंत्रण करना शामिल था। हरित क्रांति के आने से यंत्रीकरण का युग शुरू हुआ और चुनिंदा क्षेत्रों की आधारिक संरचना में सरकारी निवेश में वृद्धि हुई, जिसके फलस्वरूप खाद्यान्नों के उत्पादन में भी अंतर्गत वृद्धि हुई। इसके कारण कृषि भूमि संबंधी संरचना में भी नाटकीय ढंग से परिवर्तन हुआ। सन 1970 के दशक में
पूंजीगत वस्तुओं के उद्योगों का राष्ट्रीयकरण हुआ, जिसके बाद पाकिस्तान ने 1970 और 80 के बीच दशकों के अंत में अपनी नीति उस समय बदल दी जब राष्ट्रीयकरण पर जोर दिया जा रहा था और निजी क्षेत्रों को प्रोत्साहित किया जा रहा था। इस अवधि के दौरान पाकिस्तान को पश्चिमी राष्ट्रों से भी वित्तीय सहायता प्राप्त हुई और मध्य पूर्व देशों को जाने वाले प्रवासियों से निरंतर पैसा मिला। इससे देश की आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन मिला। तत्कालीन सरकार ने निजी क्षेत्रों को और भी प्रोत्साहन प्रदान किए। इन सब के कारण नए निवेशकों के लिए अनुकूल वातावरण बना। 1988 में देश में सुधार शुरू किए गए। चीन और पाकिस्तान की विकास नीतियों की संक्षिप्त रूपरेखा का अध्ययन करने के बाद आइए अब हम भारत, चीन और पाकिस्तान के कुछ विकास संकेतों की तुलना करें। जनांकीय संकेत। यदि हम विश्व की जनसंख्या पर विचार करें तो पाएंगे कि इस विश्व में रहने वाले प्रत्येक 6 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति भारतीय है और दूसरा चीनी है। हम भारत में कुछ जनांकीय संकेतों की तुलना करेंगे। पाकिस्तान की जनसंख्या बहुत कम है और यह चीन या भारत की जनसंख्या का लगभग 10वां भाग है। यद्यपि इन तीनों में चीन सबसे बड़ा राष्ट्र है, तथापि इसका जनसंख्या का घनत्व तो सबसे कम और भौगोलिक रूप से इसका क्षेत्र सबसे बड़ा है। सारणी 10.1 में यह दिखाया गया है कि पाकिस्तान में जनसंख्या की वृद्धि पर सबसे अधिक है, उसके बाद भारत और चीन का स्थान है। विद्वानों का मत है कि चीन में जनसंख्या की कम वृद्धि का मनुष्य कारण यह था कि 1970 के दशक के अंत में चीन में केवल एक संतान नीति लागू की गई थी। उनका यह भी कहना है कि इसके कारण लिंगानुपात प्रत्येक 1000 पुरुषों में महिलाओं का अनुपात में गिरावट आई है। परंतु सारणी से आपको पता चलेगा कि तीनों देशों में लिंगानुपात महिलाओं के पक्ष में कम था और पूर्वाग्रह से युक्त था। आजकल तीनों देश स्थिति को सुधारने के लिए विभिन्न उपाय कर रहे हैं। एक संतान सारणी 10.1 कुछ चुने हुए जनांकीय संकेत देश भारत, चीन, पाकिस्तान अनुमानित जनसंख्या मिलियन में 2018 में 1352, 1393, 212। जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि 2018 में 1.03, 0.46, 2.05। जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग किमी 2018 में 455, 118, 148, 275। लिंगानुपात 2018 में 924, 949, 943। प्रजनन दर 2017 में 2.2, 1.7, 3.6। नवीनीकरण 2018 में 34, 59 और 37। स्रोत विश्व विकास सूचक 2016-2019, WWF वर्ल्ड बैंक ऑर्गेनाइजेशन। नीति और उसे लागू किए जाने के परिणाम स्वरूप जनसंख्या वृद्धि थमने के अनेक प्रभाव भी थे। उदाहरण के लिए कुछ दशकों के बाद चीन में वयोवृद्धि होने लोगों की जनसंख्या का अनुपात युवा लोगों की अपेक्षा अधिक होगा। इसके कारण चीन को प्रत्येक दंपति को 2 बच्चे पैदा करने की अनुमति देनी पड़ी। चीन में प्रजनन दर भी बहुत कम है और पाकिस्तान में बहुत अधिक है। चीन में नगरीकरण अधिक है। भारत में नगरीय क्षेत्रों में 34% लोग रहते हैं। चित्र 10.2 भारत, चीन तथा पाकिस्तान में भूमि प्रयोग तथा कृषि स्केल के अनुसार नहीं है। पशु के लिए दिखाई गई है, बकरी के लिए छोटी वाली चित्र दिखाई गई है। भूमि प्रयोग और कृषि क्षेत्र में कपास के लिए पेड़ वाला दिखाई, मछली के लिए मछली जैसा दिखाई गई है, जूट के लिए दिखाई गई है, चावल के लिए और चाय के लिए। भारत, दिल्ली, चीन, बेचीजा, पाकिस्तान, इस्लामाबाद का दृश्य दिखाई गई है। सारणी 10.2 में सकल घरेलू उत्पाद में वार्षिक औसत समृद्धि परसेंट में 1980 से 2017 में देश, 1980 से 90 में और 2015 से 17 के बीच में भारत 5.7 यानी 7.3, चीन 10.3 से 6.8, पाकिस्तान 6.3, 5.3। स्रोत एशियाई बैंक, एशिया तथा पैसिफिक में मुख्य सूचक 2016, विश्व विकास सूचकांक 2018। सकल घरेलू उत्पाद एवं क्षेत्रक। चीन के बारे में विश्व में बहुचर्चित एक मुद्दा उसका सकल घरेलू उत्पादन में वृद्धि है। चीन का सकल घरेलू उत्पाद 22.5 ट्रिलियन विश्व में दूसरे स्थान पर है। भारत का सकल घरेलू उत्पाद 9.3। इन्हें कीजिए क्या भारत जनसंख्या
स्थिरीकरण संबंधी उपाय कर रहा है? यदि हाँ तो ब्यौरा एकत्र कीजिए और चर्चा कक्षा में चर्चा कीजिए। आप नवीनतम आर्थिक सर्वेक्षण स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट या वेबसाइट http://MOHFWNIC इन का संदर्भ दे सकते हैं। विद्वानों का मानना है कि भारत, चीन एवं पाकिस्तान सहित अनेक विकासशील देशों में पुत्र को वरीयता देना एक सामान्य बात है। क्या आप इस बात को अपने परिवार या पड़ोस में देखते हैं? लोग लड़के और लड़कियों में लड़कों में भेदभाव क्यों करते हैं? आप इस बात में क्या सोचते हैं? कक्षा में चर्चा कीजिए। पाकिस्तान, कोची, अहमदाबाद, दिल्ली भारत, कोलकाता, चेन्नई चीन, पेचिंग कार एवं वाहन विनिर्माण के लिए, सीमेंट के लिए, रसायन के लिए, कोयला, इलेक्ट्रॉनिक के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, वित्त के लिए, खाद्य के लिए, तेल एवं गैस के लिए, वस्त्र के लिए और लोहा एवं इस्पात के लिए दृश्य में दिखाई गई हैं। चित्र 10.3 भारत, चीन एवं पाकिस्तान में उद्योग सकल स्केल के अनुसार नहीं दिए गए हैं। ट्रिलियन तथा पाकिस्तान का जीडीपी 1.1 ट्रिलियन डॉलर भारत के जीडीपी के लगभग 11% है। भारत का सकल घरेलू उत्पाद चीन के सकल घरेलू उत्पाद का 41% है। जब अनेक विकसित देश 5% तक की समृद्धि दर बनाए रखने में कठिनाई महसूस कर रहे थे, तब चीन एक ऐसा देश था जो 1980 के दौरान से भी अधिक लगभग इसकी दोगुनी समृद्धि बनाए रखने में समर्थ था, जैसा कि सारणी 10.2 में देखा जा सकता है। यह भी देखिए कि 1980 के दशक में पाकिस्तान भारत से आगे था। चीन की समृद्धि दोहरे अंकों में थी और भारत सबसे नीचे था। 2015 से 17 के दशक में पाकिस्तान और चीन की समृद्धि दरें में मामूली गिरावट आई, जबकि भारत में विकास दर में मामूली वृद्धि। कुछ विद्वानों का मत है कि पाकिस्तान में 1988 में प्रारंभ की गई सुधार प्रक्रिया तथा राजनीतिक अस्थिरता इस लंबी अवधि में प्रवृत्ति का मुख्य कारण था। हम अगले अनुच्छेद में इसके बारे में और अधिक अध्ययन करेंगे कि किस क्षेत्र ने इन प्रवृत्तियों में योगदान दिया है। सबसे पहले यह देखेंगे कि विभिन्न क्षेत्रों में नियुक्त लोग सकल घरेलू उत्पाद, जिसे अब सकल वर्धित मूल्य कहा जाता है, में योगदान कैसे करते हैं। पिछले खंड में बताया गया था कि चीन और पाकिस्तान में भारत की अपेक्षा नगर में रहने वाले लोगों का अनुपात अधिक है। चीन में स्थलाकृति तथा जलवायु दशाओं के कारण कृषि के लिए उपयुक्त क्षेत्र अपेक्षाकृत कम, अर्थात कुल भूमि क्षेत्र का लगभग 10% है। चीन में कुल कृषि योग्य भूमि भारत में कृषि क्षेत्र की 40% है। 1980 के दशक तक चीन में 80% से भी अधिक लोग जीविका के एकमात्र साधन के रूप में कृषि पर निर्भर थे। उस समय से सरकार ने लोगों को कृषि कार्य त्यागने और हस्तशिल्प, वाणिज्य तथा परिवहन जैसी गतिविधियां अपनाने के लिए प्रेरित किया। 2018 से 19 में 27% श्रमिकों के साथ कृषि ने चीन में सकल वर्धित मूल्य में 7% में योगदान दिया। देखिए सारणी 10.3 भारत और पाकिस्तान में जीडीपी के लिए कृषि का योगदान 16 तथा 24% था, परंतु 2018 से 19 में रोजगार एवं सकल वर्धित मूल्य परसेंटेज के क्षेत्र शेयर सारणी 10.3 में दिखाई गई है। क्षेत्र सकल वर्धित मूल्य में योगदान 2018, कार्यबल का वितरण 2019 भारत चीन पाकिस्तान, भारत चीन पाकिस्तान। कृषि में 16, 7, 24, उद्योग में 30, 41, 19, कार्यबल वाले में 43, 26, 41, 25, 28, 24, सेवा में 54, 52, 57, 32, 46, 35, योग 100। स्रोत मानव विकास रिपोर्ट 2018, एशिया एवं प्रशांत का प्रमुख संकेत 2019। इस क्षेत्र में श्रमिकों का अनुपात भारत में अधिक है। पाकिस्तान में लगभग 41% लोग कृषि कार्य करते हैं, जबकि भारत में 43% उत्पादन तथा रोजगार में क्षेत्रवार हिस्सेदारी भी यह दर्शाती है कि पाकिस्तान की 24% श्रम शक्ति उद्योग क्षेत्रों में कार्यरत है, जो कि सकल वर्धित मूल्य का केवल 19% उत्पाद के बराबर है। भारत में उद्योग श्रम शक्ति 25% है तथा सकल वर्धित मूल्य GVA 30% के बराबर सब माल का उत्पादन करते हैं। चीन में उद्योगों
का सकल वर्धित मूल्य 41% योगदान है, जबकि 28% श्रम शक्ति ही उद्योग क्षेत्र में कार्यरत है। इन दिनों ही देश में सेवा क्षेत्र का सकल वर्धित मूल्य में योगदान सबसे अधिक है। विकास की समस्या सामान्य प्रक्रिया के दौरान इन देशों में सबसे पहले रोजगार और कृषि उत्पादन से संबंधित अपनी नीतियों को बदलकर उन्हें विनिर्माण और उसके बाद सेवा की ओर परिवर्तित कर दिया। ऐसा ही चीन में हो रहा है। जैसे कि सारणी 10.3 में देखा जा सकता है, भारत और पाकिस्तान में विनिर्माण में लगे श्रम बल का अनुपात बहुत कम है, अर्थात क्रमशः 25% और 24% था। जीबीए में उद्योगों का योगदान भारत में 30% और पाकिस्तान में 19% है, जिससे यहाँ सीधे सेवा क्षेत्र पर जोर दिया जा रहा है। इस प्रकार तीनों देशों में सेवा क्षेत्र विकास के लिए एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में उभर कर आ रहा है। यह जीबीए में अधिक योगदान कर रहा है और साथ ही यह संभावित नियोक्ता बन रहा है। 1980 के दशक में श्रमिकों के अनुपात पर विचार करते हैं तो यह पाते हैं कि पाकिस्तान, भारत और चीन के अपेक्षा सेवा क्षेत्र में अपने श्रमिकों को तेजी से भेज रहा है। 1980 के दशक में इन्हें कीजिए क्या समझते हैं कि चीन की भांति भारत और पाकिस्तान को भी विनिर्माण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? क्यों? अनेक विद्वान का तर्क है कि सेवा क्षेत्रों को समृद्धि का इंजन नहीं माना जाना चाहिए, जबकि भारत और पाकिस्तान में उत्पादन वृद्धि मुख्यतः इसी क्षेत्र में हुई है। आपका क्या विचार है? सारणी 10.4 विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन समृद्धि वार्षिक औसत की प्रवृत्तियां 1980 से 2018 के बीच में। देश भारत, चीन, पाकिस्तान 1980 से 90, 2011 से 15। कृषि 3.1, 5.94, उद्योग में 7.4, 10.8, 7.7, सेवा में 6.9, 13.5, 6.8, कृषि वाले में 3.1, 3.1, उद्योग में 6.9, 5.3, 4.8, सेवा में 7.6, 7.1, 5.0। भारत चीन तथा पाकिस्तान में सेवा क्षेत्रों में क्रमशः 17, 12 और 27% श्रम बल कार्यरत था। वर्ष 2019 में यह बढ़कर 32, 46 और 35% हो गया। पिछले 5 दशकों में तीनों ही देशों में कृषि क्षेत्र, जिससे उक्त तीनों देशों के श्रम बल का सबसे बड़ा अनुपात कार्यरत था कि समृद्धि में कमी आई। चीन में तो 1980 के दशक में द्विअंकीय वृद्धि दर बनी रही, लेकिन हाल के वर्षों में गिरावट के संकेत हैं। किंतु भारत और पाकिस्तान में इसमें गिरावट आई है। चीन 14% पर बनाए रखने में सक्षम था, लेकिन 2014 से 18 में 7.1% की दर से बढ़ा। 1980 से 90 के दौरान इसकी वृद्धि दर भारत के सेवा क्षेत्र के उत्पादन की सकारात्मक और बढ़ती हुई वृद्धि थी। इस प्रकार चीन की आर्थिक समृद्धि का मुख्य आधार विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों और भारत की समृद्धि सेवा क्षेत्रों से हुई है। पाकिस्तान में इस अवधि में तीनों ही क्षेत्रों में गिरावट आई है। सारणी 10.15 मानव विकास 2015 से 18 के कुछ चुनिंदे संकेत। मध्य भारत, चीन, पाकिस्तान मानव विकास सूचकांक मूल्य 0.647, 0.758, 0.560। रैंक HDI के आधार पर 129, 185, 152। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा वर्ष 69.4, 76.7, 67.1। विद्यालय में औसत वर्ष परसेंट आयु वर्ग के 15 और ऊपर 6.5, 7.9, 5.2। प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद PPI अमेरिकी डॉलर में 6,829, 16,217, 5190। गरीबी रेखा से नीचे लोगों का परसेंटेज डॉलर में 3.20 एक दिन PP पर, 60.4, 7.0, 46.4। शिशु मृत्यु दर 1000 जीवित बच्चों के अनुसार 2011 में 29.9, 7.4, 57.2। मातृत्व मृत्यु दर 1 लाख जन्म के अनुसार
174, 27, 178। आधारभूत स्वच्छता सेवाओं का उपयोग करने वाली जनसंख्या 60, 85, 60 ही। आधारभूत पेयजल स्रोतों का उपयोग करने वाली जनसंख्या परसेंट में 93, 93, 91। कुपोषण के शिकार बच्चों स्टेटिंग का प्रतिशत 37.9, 8.1, 37.6 नोट वर्ष 2011 के लिए। वर्ष 2015 के लिए स्रोत मानव विकास रिपोर्ट 2018 और विश्व विकास सूचक WW वर्ल्ड बैंक ऑर्गेनाइजेशन से लिया गया है। मानव विकास के संकेत आपने निचली कक्षाओं में मानव विकास के संकेतों के महत्व और उनके विकास और विकासशील देशों की स्थिति के विषय में पढ़ा होगा। आइए हम देखें कि भारत, चीन और पाकिस्तान ने मानव विकास के चुनिंदा संकेतों में कैसे निष्पादन हुआ है। सारणी 10.5 देखें। सारणी 10.5 दर्शाती है कि चीन भारत तथा पाकिस्तान से आगे है। यह बात अनेक संकेतों के विषय में सही है, जैसे आय संकेत अर्थात प्रति व्यक्ति GDP अथवा निर्धनता रेखा से नीचे की जनसंख्या का अनुपात अथवा स्वास्थ्य सेवकों संकेतकों जैसे कि मृत्यु दर, स्वच्छता, साक्षरता तक पहुंच, जीवन प्रत्याशा अथवा कुपोषण। पाकिस्तान निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों का अनुपात कम करने में भारत से आगे है। स्वच्छता के मामलों में इसका निष्पादन भारत से बेहतर है, किंतु ये दोनों देश महिलाओं की मातृ मृत्यु से बचा पाने में असफल रहे हैं। चीन में प्रति 1 लाख जन्म पर केवल 27 महिलाओं की मृत्यु होती है, जबकि भारत और पाकिस्तान में यह संख्या 178 एवं 174 ऊपर है। आश्चर्य की बात यह है कि तीनों देश उत्तम पेय जल स्रोत उपलब्ध करा रहे हैं। आप यह भी देखेंगे कि $3.20 प्रति दिन की अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता दर के नीचे के लोगों का अनुपात भारत में 3 देशों से अधिक गरीब व्यक्ति है। स्वयं ज्ञात कीजिए कि यह अंतर क्यों है। परंतु ऐसे प्रश्नों पर विचार करने अथवा निर्णय लेते समय हमें मानवीय विकास संकेतों के विवेकपूर्ण प्रयोग से संबंधित एक समस्या पर ध्यान देना होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये सभी संकेत अत्यंत महत्वपूर्ण है, परंतु पर्याप्त नहीं है। इसके साथ ही स्वतंत्रता संकेतकों की भी आवश्यकता है। सामाजिक और राजनीतिक निर्णय प्रक्रिया में लोकतांत्रिक भागीदारी की सीमा के संकेत को इसके माप के रूप में जोड़ दिया गया है, परंतु इसे किसी अतिरिक्त मानवीय विकास सूचकों की रचना में महत्व नहीं दिया गया है। ऐसे कुछ स्पष्ट स्वतंत्रता संकेतों इनमें अभी तक नहीं जोड़ गए हैं, जैसे नागरिक अधिकारों की संवैधानिक संरक्षण की सीमा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए संवैधानिक संरक्षण की सीमा या न्यायपालिका की स्वतंत्रता को संरक्षण देने की संवैधानिक सीमा तथा विधि सम्मत शासन अभी तक लागू नहीं किया गया है। इन्हें और कुछ उपायों को सूची में शामिल किए बिना तथा इन्हें महत्व दिए बिना मानव विकास सूचकों का निर्माण अधूरा रहेगा तथा इस की उपदेयता भी सीमित होगी। विकास नीतियां एक मूल्यांकन। सामान्यतः यह देखा जाता है कि किसी देश का विकास नीतियों को अपने देश के विकास के लिए मार्गदर्शन एवं सीख के रूप में ग्रहण किया जाता है। विश्व के विभिन्न भागों में सुधार कार्यक्रम के लागू होने के पश्चात ऐसा विशेष रूप से देखा जा सकता है। अपने पड़ोसी देशों की आर्थिक सफलताओं से कुछ सीख ग्रहण करने के लिए यह आवश्यक है कि हमें उनकी सफलताओं तथा विफलताओं के मूल्य कारणों को समझें। यह भी आवश्यक है कि हम उनकी रणनीतियों के विभिन्न चरणों के बीच अंतर और विभेद करें। विभिन्न देशों अपनी विकास प्रक्रिया अलग अलग तरीकों से पूरा करते हैं। आइए सुधार कार्यक्रमों के आरंभ को हम संदर्भ बिंदु के रूप में लें। हम जानते हैं कि सुधार कार्यक्रम का आरंभ चीन में 1978 में, पाकिस्तान में 1988 में और भारत में 1991 में हुआ। आइए सुधार पूर्व और सुधार पश्चात अवधि में उनकी उपलब्धियों की विफलताओं का संक्षिप्त मूल्यांकन करें। चीन के संरचनात्मक सुधारों को 1978 में क्यों प्रारंभ किया? चीन को इन्हें प्रारंभ करने के लिए विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की कोई बाध्यता नहीं थी, जैसा कि भारत और पाकिस्तान को थी। चीन के तत्कालीन नए नेता माओवादी शासन के दौरान चीन की धीमी आर्थिक समृद्धि और देश में आधुनिकीकरण के अभाव को लेकर संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने महसूस किया कि विकेंद्रीकरण, आत्मनिर्भरता
विदेश प्रौद्योगिकी और उत्पादन तथा पूंजी के बहिष्कार पर आधारित आर्थिक विकास माओवादी दृष्टिकोण से विफल रहा है। व्यापक भूमि सुधारों, समुदायीकरण और ग्रेट लीप फॉरवर्ड तथा अन्य पहलों के बाद भी 1978 में प्रति व्यक्ति अन्य उत्पादन उतना ही था जितना 1950 के दशक के मध्य में था। यह भी देखा गया कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में आधारिक संरचना की स्थापना किए जाने के फलस्वरूप भूमि सुधार, दीर्घकालिक विकेंद्रीकृत योजनाओं और लघु उद्योगों से सुधारोत्तर अवधि में सामाजिक और आय संकेतों में निश्चित रूप से सुधार हुआ था। सुधारों के प्रारंभ होने से पूर्व ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं का बड़े व्यापक स्तर पर प्रसार हो चुका था। कम्यून व्यवस्था के कारण खाद्यान्नों का अधिक समतापूर्ण वितरण था। विशेषज्ञ यह भी कहते हैं कि प्रत्येक सुधार के पहले छोटे स्तर पर लागू किया गया और बाद में उसे व्यापक पैमाने पर लागू किया गया। विकेंद्रीकृत शासन के प्रयोग के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक लागतों की सफलता या विफलता का आकलन किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, जब छोटे छोटे भूखंड कृषि के लिए व्यक्तियों को दिए गए तो बहुत बड़ी संख्या में लोग समृद्ध बने गए। इसके फलस्वरूप ग्रामीण उद्योगों के अभूतपूर्व विकास की स्थिति बनी और आगे और सुधारों के लिए मजबूत आधार बनाया गया। विद्वान ऐसे अनेक उदाहरण देते हैं कि चीन में सुधारों के कारण किस प्रकार तीव्र समृद्धि हुई। विद्वान तर्क देते हैं कि सुधार प्रक्रिया से पाकिस्तान में तो सभी आर्थिक संकेतों में गिरावट आई है। हमने पिछले खंड में देखा है कि वहां 1980 को दशक की तुलना में जीडीपी और क्षेत्र घटकों की समृद्धि दर 1990 के दशक में कम हो गई। यद्यपि पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा से संबंधित आंकड़े बहुत सकारात्मक रहे, परंतु पाकिस्तान के सरकारी आंकड़ों का प्रयोग करने वाले यह संकेत देते हैं कि वहां निर्धनता बढ़ रही है। 1960 के दशक में निर्धनों का अनुपात 40% था, जो 1980 के दशक में गिरकर 25% हो गया और हाल के दशकों में पुनः बढ़ने लगा। विद्वानों ने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में समृद्धि दर की कमी और निर्धनता के पुनः आविर्भाव के ये कारण बताया। कृषि समृद्धि और खाद्य पूर्ति तकनीकी परिवर्तनों संस्थागत प्रक्रिया पर आधारित न होकर अच्छी फसल पर आधारित था। जबकि फसल अच्छी होती तो अर्थव्यवस्था भी ठीक रहती थी और फसल अच्छी नहीं होती थी तो आर्थिक संकेतक नकारात्मक प्रवृत्ति दर्शाते थे। आपको ध्यान होगा कि भारत को अपने भुगतान संतुलन संकट को ठीक करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक से उधार लेना पड़ा था। विदेशी मुद्रा प्रत्येक देश के लिए एक अनिवार्य घटक है और यह जानना आवश्यक है कि इसे कैसे अर्जित किया जाता है। यदि कोई देश अपने विनिर्मित उत्पादों के धारणीय निर्यात द्वारा विदेशी मुद्रा कमाने में समर्थ है तो उसे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान में अधिकांशतः विदेशी मुद्रा मध्य पूर्व से काम करने वाले पाकिस्तानी श्रमिकों की आय प्रेषण तथा अति अस्थिर कृषि उत्पादन के निर्यात से प्राप्त होती है। एक और विदेशी ऋण पर निर्भर रहने की प्रवृत्ति बढ़ रही थी तो दूसरी ओर पुराने ऋण को चुकाने में कठिनाई बढ़ती जा रही थी। इन्हें कीजिए कुछ समय से यह देखा जा रहा है कि भारत में सस्ते चीनी सामान का अचानक अंबार लग गया है, जिसके भी निर्माण क्षेत्र पर कई प्रभाव हैं। हम स्वयं भी अपने पड़ोसी राष्ट्रों से व्यापार नहीं करते हैं। निम्न सारणी को देखें, इसमें भारत से पाकिस्तान और चीन को दिए गए निर्यातों और आयातों को दिखाया गया है। अपने परिणाम का निर्वचन कीजिए और कक्षा में उस पर चर्चा कीजिए। समाचार पत्रों, वेबसाइटों तथा समाचार सुनकर अपने पड़ोसी राष्ट्रों के साथ व्यापार में शामिल वस्तुओं और सेवाओं का वितरण एकत्र कीजिए। भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए आप वेबसाइट पर लॉग इन कर सकते हैं http://dgft गवर्नमेंट इन पे जा सकते हैं। जबकि भारत ने अन्य विकासशील देशों की तरह आर्थिक वृद्धि की है, लेकिन भारत मानव विकास सूचकांक में विश्व के बुरे देशों में से एक है। भारत से कहाँ गलती हुई है? क्या हम अपने मानव संसाधन की रक्षा नहीं कर पाए हैं? कक्षा में चर्चा
कीजिए। देश भारत के निर्यात करोड़ों रुपए में, भारत का आयात करोड़ों रुपए में। पाकिस्तान और चीन 2004 से 5, 2018 से 19 वार्षिक वृद्धि दर परसेंट में, 2004 से 5, 2018 से 19 वार्षिक वृद्धि दर परसेंट में। 2341, 14,256, 3.7, 427, 3,476, 5.1, 25,232, 1,17,289, 2.6, 31,892, 4,92,079, 10.9। दोनों वर्षों के लिए आयात के प्रतिशत के रूप में निर्यात की गणना करें और कक्षा की प्रवृत्ति करने के संभावित कारणों पर चर्चा करें। स्रोत http://dgft.government.in से लिया गया है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों के दौरान पाकिस्तान ने अपनी आर्थिक वृद्धि को वापस प्राप्त करने और बनाए रखने में सफल हुआ है। वार्षिक योजना 2019 से 20 की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2017 से 18 में सकल घरेलू उत्पाद में 5.5% की वृद्धि दर्ज की गई है, जो पिछले दशकों की तुलना में सबसे अधिक है। जबकि कृषि क्षेत्र में विकास दर संतोषजनक रहा है। औद्योगिक और सेवा क्षेत्रों में विकास दर 4.9 और 6.2% रहा। कई समष्टि अर्थशास्त्री सूचक स्थिर एवं सकारात्मक रुझान की ओर इशारा कर रहे हैं। निष्कर्ष, अपने पड़ोसी देशों के विकास अनुभवों से हमें क्या सीख मिलती है? भारत, पाकिस्तान और चीन की लगभग 7 दशकों से लंबी विकास यात्रा रही है और उनके अलग अलग परिणाम प्राप्त हुए हैं। 1970 के दशक के उत्तरार्ध में तीनों का एक ही विकास स्तर निम्न था। पिछले 3 दशकों में इन तीनों देशों का विकास स्तर अलग अलग रहा है। लोकतांत्रिक संस्थाओं सहित भारत का निष्पादन साधारण रहा है। अधिकतर लोग आज भी कृषि पर निर्भर है। भारत के अनेक भागों में आधारिक संरचना का अभाव है। भारत में निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले 1/4 से भी अधिक जनसंख्या का रहन सहन के स्तर को ऊपर उठाने की आवश्यकता है। विद्वानों का मत है कि राजनीतिक अस्थिरता, प्रेषण और विदेशी सहायता पर अत्यधिक निर्भरता और कृषि क्षेत्र पर अस्थिरता निष्पादन पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की गिरावट के कारण है। पिछले 3 वर्षों में कई समष्टि अर्थशास्त्र सूचक सकारात्मक ऊंची विकास दर दर्शा रहे हैं, जो आर्थिक पुनरुत्थान को सूचित कर रहे हैं। चीन में राजनीतिक स्वतंत्रता का अभाव तथा मानव अधिकारों पर उसके निहितार्थ चिंता की मूल्य विषय है। फिर भी अंतिम 4 दशकों में से इसने अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धता को खोए बिना बाजार व्यवस्था का प्रयोग किया तथा निर्धनता निवारण के साथ साथ समृद्धि के स्तर को बढ़ाने में सफल रहा है। आप यह भी देखेंगे कि भारत और पाकिस्तान में जहां सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों के निजीकरण का प्रयास हो रहा है, वहीं चीन ने बाजार व्यवस्था का उपयोग अतिरिक्त सामाजिक आर्थिक सुअवसरों के सृजन के लिए किया है। सामुदायिक भूस्वामित्व को कायम रखते हुए और लोगों को भूमि पर कृषि की अनुमति देकर चीन ने ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित कर दी है। चीन में सुधारों से पूर्व ही सामाजिक आधारित संरचना उपलब्ध कराने में सरकारी हस्तक्षेप द्वारा मानव विकास संकेतों में सकारात्मक परिणाम हुए हैं। पुनराप्रवर्तन, वैश्वीकरण की प्रक्रिया आरंभ होने के बाद विकासशील देशों अपने आसपास के देशों की विकास प्रक्रिया और नीतियों को समझने के लिए उत्सुक हैं। इसका कारण यही है कि उन्हें अब केवल विकसित देशों से नहीं वरना अपने जैसे अनेक विकासशील देशों से भी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। दूसरा, भारत, पाकिस्तान और चीन की भौतिक खाद्यान्नों संपन्नताओं में तो काफी समानता है, परंतु उनकी राजनीतिक व्यवस्थाएं बिल्कुल भिन्न हैं। तीसरा, तीनों ही देशों ने इसी तरह की योजना का विकास के स्वरूप का आधार बनाया है, किंतु उन योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए इन्होंने जो संरचनाएं बनाई हैं वे भिन्न है। चौथा, 1980 के दशक के प्रारंभिक वर्षों तक तीनों देशों के सभी विकास संकेतात्मक अर्थात समृद्धि दर, राष्ट्रीय आय में उद्योगवार योगदान आदि समान थे। पांचवा, चीन के आर्थिक सुधार 1978 में प्रारंभ किए, पाकिस्तान ने 1988 में और भारत ने 1991 में
छठवां, चीन ने संरचनात्मक सुधारों का निर्णय स्वयं लिया था, जबकि भारत और पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने ऐसे सुधार करने के लिए बाध्य किया था। सातवां, इन तीन देशों में अपनाए गए नीति उपायों के परिणाम भी भिन्न भिन्न रहे हैं। उदाहरणतः चीन में केवल एक संतान नीति के द्वारा जनसंख्या की वृद्धि रुक गई, किंतु भारत और पाकिस्तान में इस दिशा में अभी भी ऐसा परिवर्तन होना बाकी है। आठवां, 70 वर्ष की योजनाबद्ध विकास के बाद भी इन देशों की जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग अभी तक कृषि पर निर्भर है। भारत में कृषि निर्भरता सबसे अधिक है। 9, चीन ने परंपरागत विकास नीति को अपनाया, जिससे क्रमशः कृषि से विनिर्माण तथा उसके बाद सेवा की ओर अग्रसर होने की प्रवृत्ति थी। भारत तथा पाकिस्तान सीधे कृषि से सेवा क्षेत्रों की ओर चले गए। 10वां, चीन में औद्योगिक क्षेत्रों में उच्च समृद्धि दर कायम रही, जबकि भारत और पाकिस्तान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसके फलस्वरूप भारत व पाकिस्तान के विपरीत चीन को औद्योगिक समृद्धि के कारणवश उसकी प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद में तीव्र गति से वृद्धि हुई। 11वां, चीन अनेक मानव विकास संकेतों में भारत और पाकिस्तान से आगे है। इसके बावजूद इस प्रगति में सुधार प्रक्रिया का कोई योगदान नहीं था, बल्कि उस रणनीति का था जिसे चीन ने सुधार के पूर्व अवधि में अपनाया था। 12वां, विकास संकेतों के मूल्यांकन के लिए स्वतंत्रता संबंधी सूचकों को भी ध्यान में रखना होगा।